अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। सो जनाब, शो के आगाज़ में सबसे पहले मौसम पर बात करना चाहेंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम कैसा रहने वाला है। ये शेयर करने के लिए हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ाखरा, बताइएगा लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? जी, बागों के शहर के मौसम की बात की जाए तो आज सूरज ने किरणें बिखेरी हुई हैं। नरम गरम जो धूप है भले लगने के लगी। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासब है 68% रिकॉर्ड किया जा रहा है और 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। खुश्क सर्द हवाएँ चलने से भी मौसम में काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है। दूसरी जानिब फ़िज़ाई आलूदगी ने बागों के शहर का अब तक पीछा ना छोड़ा। अगर औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो बागों का शहर में जो औसत AQI है 181 रिकॉर्ड किया गया। आज फ़िज़ाई आलूदगी की फ़हरिस्त में लाहौर शहर दूसरे नंबर पर। फ़िज़ाई आलूदगी में कोई कमी नहीं आ रही, लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी में बढ़ने की वजह से जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना दरपेश है। सांस लेने के ख़ास तौर पर जो मरीज़ हैं उनको सांस लेने में मुश्किलात का सामना दरपेश है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई, लेकिन मौसम जो है मज़ीद खुश्क और साथ रहने के। थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जनाब एक ऐसी ट्रेन के बारे में ख़बर जिसको बर्क रफ्तार कहा जा रहा है, जिसके लिए कामयाब तजुर्बा किया गया है चाइना के एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की जानिब से। और इस ट्रेन के बारे में ये कहा जा रहा है कि तजुर्बा इसका कामयाब हुआ है और ये बहुत तेज़ चलती है। ये तैयारे के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से चल सकती है। आप सबको पता है कि पिछली एक सदी की अगर हम बात करें तो इस दौरान लंबे लंबे सफ़र के लिए जहाज़ों का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन अब एक ट्रेन जो है उसका कामयाब तजर्बा किया गया है जो कि जहाज़ से ज़्यादा दुगनी रफ्तार से चल सकती है। इसको टी फ्लाइट का नाम दिया गया है। ये ट्रेन जो है 623 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से सफ़र कर सकती है और जापान में अब तक की सबसे ज़्यादा बर्क रफ्तारी से चलने वाली ट्रेन जिसका नाम MLX है वो पाई जाती है और इसकी रफ्तार उससे भी ज़्यादा है। और चाइनीज़ कंपनी का इस हवाले से ये कहना है कि जब इसको कमर्शियल बुनियादों पर लॉन्च किया जाएगा, अभी तो तजर्बाती मराहिल में है, सो इसकी रफ्तार 2000 पर किलोमीटर मतलब अगर हम एक आवर की बात करें 2000 किलोमीटर्स पर आवर के हवाले से ये सफ़र तय करेगी। सो दिस इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग और ऑब्वियसली हमें जिस तरीके से एडवांसमेंट हो रही है विद ईच पासिंग डे, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों के लिए हों। और बाय द वे इसके हवाले से कहा जा रहा था कि वुहान एंड बीजिंग के दरमियान का जो सफ़र है वो रिड्यूस होके महज आधे घंटे का हो जाएगा इस ट्रेन पर। सो जनाब, लेट्स सी कि अब ये कमर्शियल बुनियादों पर कब लॉन्च की जाती हैं। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और आज़मीन उम्रा के लिए जनाब बड़ी खुशखबरी है। सऊदी अरब की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जो मुताफ का हिस्सा है वो सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा ज़ायरीन के लिए वक्फ़ कर दिया जाएगा। जिन आज़मीन ने एहराम पहना होगा सिर्फ वही मुताफ के अंदर जा सकते हैं, तवाफ़ कर सकते हैं। नॉर्मली आप सब अगर आपका इत्तफ़ाक़ हुआ हो सऊदी अरब जाने का उम्रा या हज के लिए, सो होता ये है कि तवाफ़ जो है वो मुताफ में भी अगर नॉर्मली अगर आपने सिर्फ तवाफ़ करना है और उम्रा आप अदा कर चुके हैं या बाद में करना है, सो उसमें होता ये है कि मुताफ में आके लोग वैसे भी तवाफ़ कर रहे होते हैं। लेकिन अब उम्रा ज़ायरीन की आसानी के लिए रश की वजह से ये फ़ैसला किया गया है कि मुताफ सिर्फ उम्रा ज़ायरीन के लिए होगा। जिन्होंने वैसे तवाफ़ वगैरह करना है सो वो खाना काबा की जो ऊपरी मंजिलें हैं, बालाई मंजिलें हैं, वहाँ से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये हमने वैसे आपके साथ कुछ दिन पहले भी ये खबर शेयर की थी कि किसी ने भी अगर हज इस साल अदा करना है सऊदी अरब के किसी भी मुकामी लोगों की अगर हम बात करें तो उनके लिए परमिट जो है
हज के हवाले से वो हासिल करना लाजमी करार दिया गया है। विदाउट परमिशन अगर कोई पकड़ा गया सो उसके लिए 50,000 रियाल सऊदी रियाल जुर्माना होगा और साथ ही साथ 6 माह के करीब कैद भी हो सकती है। सो उम्रा ज़ायरीन के आसानी के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो लिया जा रहा है। जनाब, ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑफ व्यूअर्स। आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। आज शो में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अल्सर पर। मैदे के अल्सर की वजूहात क्या है और इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे। आज के दौर में ख़वातीन का बाइख्तियार होना कितना ज़रूरी है, इसको भी डिस्कस करेंगे। जनरेशन गैप पर बात करेंगे, ये है क्या, इसकी वजूहात क्या है, आजकल के दौर में बच्चे माँ बाप से दूर क्यों हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हुए हेलमेट के हवाले से बात करेंगे। मोटरसाइकिल सवारों के ख़िलाफ़ एक बार फिर से क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका है और आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है। सो हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं मैदे के अल्सर पर। जब हम अल्सर की बात करते हैं, बेसिकली ये किसी भी इंसान के, किसी भी इंडिविजुअल के मैदे के अंदर एक वूंड होता है, ज़ख़म बन जाता है, जिसकी वजह से आपका मैदा बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। ये एक तकलीफ़ दे बीमारी है और ना सिर्फ मैदा मुतासर होता है बल्कि आपकी पूरी बॉडी जो है इससे मुतासर हो सकती है। हम सब के लिए तंदुरुस्त रहने के लिए क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो उसको मेक श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या उनके खुराक में इस किस्म की खुराक पाई जाती है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, एंड देयर आर लाइक मल्टीपल अदर रीजंस, इसकी वजह से अल्सर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टीरॉइड्स जिनको इस्तेमाल करवाए जाते हैं अक्सर, उनमें भी मैदे के अल्सर के प्रॉब्लम्स जो हैं वो जन्म ले सकते हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे कि अल्सर किस किस वजह से हो सकता है, इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। हमारे साथ शो में मौजूद हैं माहिर अमराज़ मैदा डॉक्टर अवैस आबिद। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो सबसे पहले तो मैं मैदे के अल्सर के हवाले से जानना चाहूँगी, ये होता क्या है और इससे हमारा मैदा और जिस्म के दूसरे अज़ा किस हद तक मुतासर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी, जिस तरह मैं भी सुन रहा था, आप बिल्कुल ठीक बता रही थी कि मैदे में और जिस्म के और बाकी जगहों पे एक ब्रीच होती है नेचुरल लाइनिंग की। जो नेचुरल लाइनिंग होती है हमारे मैदे में, जिसके अपने फंक्शंस हैं, खाने को डाइजेस्ट करना, फैटी फूड्स को, कार्ब्स को, बाइकार्ब्स को और बाकी सारी चीज़ों को हजम करना। जब उस लाइनिंग में ब्रीच आ जाती है तो इसको आम अमूमी अल्फाज में अल्सर की बीमारी कहा जाता है। कॉमन प्रैक्टिस में देखा गया है कि मैदे की तेजाबियत, जिसको गर्ड कहा जाता है या रिफ्लक्स कहा जाता है, उसको भी अल्सर से रिलेट किया जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा वो तस्हीह करने की ज़रूरत है कि अल्सर बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो जिसको एंडोस्कोपी पे बाकायदा तशखीस किया जाता है और जिसकी कॉम्प्लिकेशंस में अपर जीआई ब्लीड यानी कि मैदे में से खून का आना या पहाने के रास्ते खून में आना जैसी अलामात जो हैं वो आती हैं। अमूमी तौर पे रिफ्लक्स डिसीज, जिस तरह हम जब कभी सुबह सो के उठें तो मुंह में एक खट्टा सा जायका आ रहा होता है, या बहुत सारे लोगों को मैदे में जलन और तेजाबियत का मसला होता है, इसको भी उससे तशबीह दी जाती है। ये उससे पिछली स्टेज है। इसके बाद अल्सर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन बाकायदा तौर पे जिसको हम अल्सर की बीमारी कह सकते हैं, वो वही बीमारी है जहाँ पे जो हमारी एपिथेलियल लाइनिंग है उसके अंदर एक ब्रीच हो। एपिथेलियल लाइनिंग में कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स भी होती हैं जो कि हमारे मैदे में सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि जो मैदे में तेजाब बनते हैं उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके और उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे मैदे को बचाया जा सके। इसकी वजूहात में मॉडर्न डे लाइफ में हमारा फास्ट फूड, पिकल्ड फूड जो है, हमारी स्ट्रेसफुल रूटीन, बहुत सारी अद्वियात जो कि हम गाय बगाए यूज करते हैं, खास तौर पे इनमें पेन किलर शामिल है। और इसके अलावा जो है वो हमारा नींद की कमी या बाकी सारे मसाइल जो हैं वो शामिल। हेलो जी जी जी, डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही है।
बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इसकी वजूहात तो बता दी हैं, लेकिन इसकी अलामात क्या हैं कि कोई भी शख्स अगर अल्सर की वजह से मुतासर हो रहा हो, सो इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? जिस तरह आपने कहा हार्ट बर्निंग हो सकती है, मुंह का जायका ख़राब हो सकता है, इंटेंस किस्म के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं जहाँ से हम असेस कर सकेंगे दैट समथिंग इज़ लाइक वेरी रॉन्ग एंड वी हैव टू गो टू द डॉक्टर्स? साइंस सिम्टम्स अक्सर उन लोगों में होते हैं जिनमें एक एच पाइलोराई नाम का जरासीम जो है वो जो छोटी आंत में और वेदे में रिजाइड करता है, और उसकी वो वजह बनता है हमारे अल्सर के बनने की। तो अलार्म साइंस जो है उनका जिक्र करना जरूरी है। ऐसी अलामात जिनके होते हुए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अमूमी तौर पे मैदे की जलन, मैदे की तेजाबियत और मैदे की दर्द को होम रेमेडीज के साथ और ओवर द काउंटर ड्रग्स के साथ जो है वो मैनेज किया जाता है। लेकिन कुछ अलामात ऐसी हैं जहाँ पे फिर आपको यकीनी तौर पे डॉक्टर के साथ मशवरा करना चाहिए, और डॉक्टर फिर आपको उसके मुताबिक जो भी टेस्ट तजवीज़ करे, जिसमें एक टेस्ट एंडोस्कोपी भी है, वो करवानी चाहिए। इसमें आपके वजन का कम होना, खून की उल्टी आना, काले रंग का पखाना आना, या अनइंटेंशनल वेट लॉस हो जाना, मतलब अगर आप खुद एम ना करें और उसके बावजूद आपके वजन में कमी हो जाए, या उसके साथ आपका जो रोजमर्रा की रूटीन है उसका डिस्टर्ब होना, रात को नींद ना आना, ये सारी ऐसी अलामात है कि जिनके होते हुए डॉक्टर के पास राब्ता करना जरूरी है। इसके अलावा मैदे के मसाइल जो हैं उनमें अनएक्सप्लेन्ड डायरिया, आईबीएस के बहुत सारे मरीज होते हैं जिनमें मोशन की रूटीन जो है वो अक्सर औकात जो है वो ठीक नहीं होती। तो ये जो मोशन की रूटीन का ठीक ना होना है, ये भी कभी कभी जो है ऐसी अलामत है जो ठीक है, हम डॉक्टर साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद और यहीं से ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑफ व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे मैदे के अल्सर पर। हमारे साथ माहिर अमराज मैदा डॉक्टर अवैस आबिद साहब इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप हमारे साथ साइंस एंड सिम्टम्स शेयर कर रहे थे, रीज़न्स शेयर कर रहे थे, लेकिन मैदे के अल्सर की तशख़ीस के लिए व्हाट्स सो इम्पॉर्टेंट, कौन कौन से टेस्ट ऐसे हैं जो डायग्नोसिस में एक कलीदी किरदार अदा करते हैं? जहाँ तक हम टेस्ट की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी टेस्ट तो वो है जो वी फियर द मोस्ट ना। जब भी हम किसी भी मरीज़ को कहते हैं कि अलार्म साइंस हैं और इन साइंस की मौजूदगी में आपको लाजमी एक दो टेस्ट करवाने चाहिए, तो हम एंडोस्कोपी की बात करते हैं, जिसका मतलब है कि मैदे का मुआयना एक कैमरे के ज़रिए। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक एम्बिग्विटी होती है कि शायद वो इसको एक ऑपरेशन से जो है वो मिलाते हैं कि ये कोई पेनफुल प्रोसीजर होगा, या ये कोई ऐसा प्रोसीजर होगा जिसके बाद उनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। जो मॉडर्न एंडोस्कोपी है, जदीद एंडोस्कोप के साथ, जो कि फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप कहलाता है, इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर, इट्स हार्डली अ 7 मिनट प्रोसीजर, और जिसको हम एनेस्थीसिया के अंडर भी करते हैं, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल ऑरिफिस, एक नेचुरल जो रास्ता है उसके साथ अंदर जाके मैदे और छोटी आंत का मुआयना करके अल्सर या कोई भी ऐसी बीमारी जो कि मैदे से रिलेटेड हो, खासतौर पे ओल्ड एज में जब लोग आते हैं वेट लॉस के साथ, तो वी आर नॉट वेरी श्योर, जिनको एक बड़ी लंबी हिस्ट्री होती है मैदे की तेजाबियत की, कभी कभी उनमें बैरेट्स ईसोफेगस नाम की एक बीमारी है, वो जो है उसकी तशखीस हम कर पाते हैं, या और भी मैदे की बीमारियां जो हैं जिनकी मुकम्मल तशखीस जो है वो एंडोस्कोपी के साथ हो जाती है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी हैं, जिस तरह हमने भी जिक्र किया एच पाइलोराई नाम के ऑर्गेनिजम्स का, तो उसका टेस्ट जो है हमारे पहाने के सैंपल में या हमारे खून के सैंपल में भी किया जा सकता है, और भी कुछ टेस्ट हैं। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट टेस्ट की बात करें जो कि ना सिर्फ मैदे के अल्सर को उसकी तशखीस में हमारी हेल्प करता है बल्कि उसके इलाज में भी हमें हेल्प करता है, तो इसमें सबसे पहले तो एंडोस्कोपी का टेस्ट है। इसके अलावा अगर कुछ अलामात ऐसी हों, जिस तरह अगर जीआई ब्लीड है, जिसको हम खून की उल्टी या पखाने के रास्ते खून का आना है, उसके बाद सीबीसी टेस्ट और एलएफटी टेस्ट, और फिर मैदे के अल्सर की वजह की तशखीस करने के लिए कुछ मजीद टेस्ट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी एक टेस्ट का नाम लेना चाहें जो कि एग्जैक्टली हमें मैदे के अल्सर की तशखीस करके बता सकता है, तो ये एंडोस्कोपी ही है।
बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम जिस तरह से आपने आगाज़ में कहा कि फ़ास्ट फूड जो है, जंक फूड, इसका बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना भी मैदे के अल्सर का बाइस बन सकता है। लाइक अगर हम ये चीज़ें वंस इन अ ब्लू मून खाएं, महीने में 2 दफ़ा खा ली, 3 दफ़ा खा ली, तो क्या इज़ इट ओके? मतलब इतना खाया जा सकता है, बट अगर अमाउंट इससे ज़्यादा एक्सीड करेगी, ज़्यादा इस्तेमाल होने लग जाएगा, तो तब जो है अल्सर का बाइस बन सकती हैं। थोड़ा बहुत क्या इन चीज़ों को मार्जिन दिया जा सकता है अपनी लाइफ में? अच्छा, ट्रेडिशनली हम साउथ ईस्ट एशियन लोग जो हैं, हम खाना जिस फ्लेवर में खाते हैं, जिस तरह से हम उसको कुक करते हैं, तो ऑलरेडी जो उसके न्यूट्रिशनल फायदे हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। जी। हम आम तौर पे बाकी दुनिया की निस्बत खाने को ज्यादा कुक करते हैं, हम ज्यादा स्पाइसी खाना जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमारे देसी खानों की बात है। बिल्कुल। आ, उस तरह से भी वो जो ज्यादा पिकल्ड फूड है या ज्यादा स्पाइसी फूड है, वो हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा नहीं है। फिर एक ट्रेडिशन जो हम एक आदत जो है वो बहुत सारे लोगों की होती है, वो समझते हैं कि जो फिजी ड्रिंक्स हैं और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जब ये हम खाने के ऊपर ले लेते हैं, तो चूंकि वो एक गैस रिलीज होती है, तो उसके बाद दे से कि आम जुबान में कि वो कंफर्टेबल फील करते हैं कि उसके बाद शायद उनका खाना डाइजेस्ट होता है। हालांकि ये एक बिल्कुल गलत बात है। जब हम जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जब हम इसके ऊपर कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक ले लेते हैं, तो बेसिकली वो उसको डाइल्यूट कर देता है। तो वो जो ठीक है। खाने का ट्रांजिट टाइम है मैदे के अंदर, वो जो सारा ब्रेक डाउन चल रहा होता है, जो कि शायद आधे घंटे में या 45 मिनट्स के अंदर अंदर मैदे में से सारा डाइजेस्टिव प्रोसेस कंप्लीट करके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। इसकी वजह से वो जो टाइम स्पैन है वो जरा लंबा हो जाता है। अब आ जाते हैं फास्ट फूड की तरफ। अब चूंकि ये बहुत रूटीन में है एंड सोशली, अगर आप एक डॉक्टर ऑन अ डॉक्टर्स नोट, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट एडवाइजेबल, नॉट इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ना। लेकिन अगर कोई सोशल जो है वो हम कोई अलाउंसेस लेना चाहते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर वो कहना चाहते हैं, तो इट्स नॉट हेल्दी फूड ना, बेसिकली यही हमें अच्छा इसके साथ देखिए, मसला मेरे है। पास वक्त की कमी है ना और मेरे तो पास सवाल बहुत न्यूट्रिशियस ज़्यादा है हैं। ना। डॉक्टर साहब, मैं जी आपसे जी ये जानना चाहूँगी कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है मैदे का अल्सर, उनको किन किन ग़िज़ाओं से, किन किन फूड से परहेज़ करना चाहिए और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जिनको भी ये मसला है उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी रूटीन ठीक करें। ये जो लेट नाइट मील्स हैं और इस तरह की चीजें हैं, ये हमें सबसे ज्यादा तंग करती हैं इसके अंदर। ठीक है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो खाना पीना है उसकी रूटीन जो है वो बड़ी नॉर्मल रूटीन रहे। जस्ट बिफोर स्लीपिंग जो मील्स लेते हैं वहां हमें अवॉइड करना चाहिए। कम से कम खाने और सोने के दरमियान 2 घंटे का वक्फा होना चाहिए। जो रूटीन है हमारी एक्सरसाइज की, वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये हमारा जो ट्रांजिट टाइम है, जो गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम है, उसको कम कर देती है। तो जितना भी ब्रेक डाउन वहां पे हो रहा होता है उसको बेहतर कर देती है। हमें कोशिश करनी चाहिए नेचुरल हाई फाइबर डाइट जो है उसकी तरफ जाएं, जिसमें फैट्स जो हैं वो पॉली अनसैचुरेटेड से सिंपल चेन फैटी एसिड्स की तरफ हों। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि सिंपल मील्स हों, जिसमें खास तौर पे जो फ्राइड खाना है या बहुत ज्यादा बारबेक्यू वाला खाना है उसको अवॉइड करना चाहिए। ये जो डीप फ्राइड चीजें हैं, जिस तरह फिश हम इस्तेमाल करते हैं या चिकन हम कंज्यूम करते हैं, इसको हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और स्टीम्ड खानों की तरफ या एयर फ्राइड खाने जो हैं वो अच्छा, ज्यादा अगर बेहतर किसी रहते को हैं। भी अल्सर हो गया है, तो क्या ये 100% क्योर हो जाता है? 2 तरीके हैं क्योर करने के अल्सर्स को। एक तो जो एंडोस्कोपी आपको बताई है उस तरीके के जरिए। एंडोस्कोपिक जो ट्रीटमेंट है वो तो अल्सर की जो है वो एक हाई फाई ट्रीटमेंट है, जो कि जदीद ट्रीटमेंट है, जिसमें एपीसी यूज की जाती है, जिसमें इलेक्ट्रोकॉटरी और फिर एपिनेफ्रीन इंजेक्शन जो है, ये उन लोगों के लिए जो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, जो कि एक बड़ी सही। इमरजेंसी होती है। ठीक है। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम एंडोस्कोपी पे अल्सर डायग्नोज कर लेते हैं, लेकिन वो ब्लीड नहीं कर रहे होते। जी बिल्कुल, 100% ट्रीटेबल है अगर हम दवाइयाँ वक्त पे इस्तेमाल करें। एक उर्फे आम दवाई जो है, एक ओमेप्राजोल एक कैप्सूल है, जो कि बहुत सारा ओवर द काउंटर भी यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रोटेक्टिव बैरियर्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, सुक्रिलफेट नाम के। और भी चीजें हैं, और अगर हम अपना अपना लाइफस्टाइल इसके मुताबिक चेंज कर लें, तो एक अल्सर ना सिर्फ प्रिवेंटेबल है, बल्कि अगर हो गया है यानी अगली स्टेज पे, जिसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं, तो ये मुकम्मल तौर पे ट्रीट भी किया जा सकता है। अच्छा, और जो लोग अपने इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और इसको लेट गो करते हैं, बड़ा इजी हो जाते हैं इसके साथ, व्हाट डू यू थिंक इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अल्सर बाद में किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है? देखिए, बड़ा जरूरी है ये समझना कि कोई भी बीमारी जो है उसको जल्द से जल्द ट्रीट कर लेना चाहिए। ठीक है। अल्सर खास तौर पे, क्योंकि आपके डाइजेशन के साथ रिलेटेड है।
मेरी ताकत मेरे खाने के साथ है, जो खाना मैं हजम कर लूँ वही मुझे प्रोटीन्स और कार्ब्स और मल्टीविटामिन और ये सारा कुछ जो है वो खाने में से मिल सकते हैं। अगर अल्सर को प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए, चूंकि इसकी बेसिस पे एच पाइलोराई और बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो कल को ये बहुत बुरी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। समटाइम्स पीपल कैन लैंड इन इमरजेंसीज, और इमरजेंसीज में उनको अपर जीआई ब्लीड और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। ओल्ड एज में खास तौर पे जब ये वजन कम होना शुरू हो जाए और समस्या होना शुरू हो जाए, तो बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि इसकी बेस पे एक पुराना अल्सर जो है एक मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, एक कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ये वो ऐसी स्टेजेस हैं जहां पे फिर उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी और इससे पहले ही, इस स्टेज के आने से पहले ही सबको अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए। और अगर आपको ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके लिए बर वक्त डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और यस, अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, इसमें हमारी खुराक अच्छी हो, सो 100% अल्सर को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अवैस आबिद हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम ख़वातीन की बात करें, हमारे मुआशरे में ऐसी बहुत सी ख़वातीन गुजरी हैं और अभी भी ऐसी बहुत सी ख़वातीन मौजूद हैं जो दूसरी ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। और ख़वातीन का बाइख्तियार होना, ख़वातीन का पुरएतमाद होना, ये किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आज की खातून ऑब्वियसली घर के काम तो कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ मुख्तलिफ फील्ड्स में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही है। और हमारे मुल्क की तरक्की में ऐसी ख़वातीन का किरदार जो कि ऑब्वियसली बाहर निकलती है और अपनी जॉब ड्यूटीज़ जो है, अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ अदा करती है, इसके लिए मतलब मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का किरदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की जो खातून है वो सेल्फ़ बिलीव बहुत ज़्यादा रखती है, उससे ख़ुद पर एतमाद है, और एतमाद होने के लिए घर की तरफ से सपोर्ट होना, पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट किया जाना, हस्बैंड की तरफ से, बच्चों का साथ मिलकर चलना एक सर्टन एज के बाद, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आज की खातून बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड भी है, लेकिन एक खातून का बाइख्तियार होना क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, और अगर एक खातून बाइख्तियार ना हो तो इससे मुआशरे में क्या क्या मसाइल जन्म ले सकते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक खातून को किस अंदाज में सफ़र करना पड़ सकता है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शो में मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर भी हैं, मिसेस फिरदौस निसार। फिरदौस साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो सबसे पहले जब हम ख़वातीन के बाइख्तियार होने की बात करते हैं, आपको क्या लगता है एक खातून का बाइख्तियार होना उसकी अपनी ज़ात के लिए, मुआशरे के लिए कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले आप सबको और व्यूअर्स को भी, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। हमारे माशरे में ख़ातून बाइख्तियार आज के दौर की ख़ातून है, लेकिन वो उतनी नहीं है कि जितना होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आपने काम करना है, आपके पास ज़हनी तौर पर अगर स्ट्रेस नहीं होता है जिस वक़्त, तो औरत उतने तरीके से अपनी अच्छी सी परफॉर्मेंस नहीं कर सकती। उसको स्ट्रेस होता है, मैंने अभी ये काम, पीछे से मुझे ये प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, हस्बैंड का प्रेशर है, मैं घर लेट जाऊंगी तो ससुराल का प्रेशर है। तो ये जो प्रेशर्स हैं ये थोड़ी सी हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। हमारी काम को करते करते ही खातून कहीं ना कहीं पे मिस्टेक कर देती है, ये डेफिनेटली है। लेकिन हमें उनको जितना फ्रेंडली इन्वायरमेंट हमारा देंगे, हस्बैंड की सपोर्ट के साथ साथ, हमें कहते हैं कि हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप काम करें, लेकिन मेरे सिस्टम में, मेरी चीज़ों में कमी नहीं आनी चाहिए। नहीं, जब हम बाहर की दुनिया में देखते हैं तो हस्बैंड्स भी साथ मिलकर बीवियों के काम कर रहे होते हैं, साथ वो पूरा किचन में भी पूरा पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। आज का जो हमारा मर्द हैं यहाँ पे वो नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमें हर चीज़, औरत बाहर भी काम करे, घर पे भी आके पूरी उस तरह की ड्यूटी दे जिस तरह के एक हाउसवाइफ देती है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हमारी औरत को बाइख्तियार करने के लिए ये थोड़ी सी उनके ऊपर जो बैरियर्स लगाए जाते हैं
उसमें उन्हें थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए ताकि वो उनके साथ शाना बेशाना बेशक काम कर रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, देखिए मैं एक चीज़ पर बिलीव करती हूँ कि एम्पावरमेंट जो है वो मेरे मुल्क के लिए, मेरे माशरे के लिए, माशरे की तरक्की के लिए वुमेन का एम्पावर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम आई डू बिलीव दैट वुमेन मस्ट बी वेरी मच एम्पावर्ड फॉर हर ओन सेल्फ, अपनी ज़ात के लिए भी, ताकि वो उसको सफ़र ना करना पड़े। गॉड फॉरबिड, मतलब हमारे यहाँ पर शादी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट जुज़ समझी जाती है ज़िंदगी का, लेकिन उस शादी का आगे जाके सक्सेसफुल होना या फेलियर में कन्वर्ट होना ये हमारे अपने हाथ में नहीं। सो आई थिंक कि उस सिचुएशन में एक औरत अगर बाइख्तियार होगी सो वो अपने आप को सफ़र नहीं करने देगी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगी तो वो अपने आप को बेहतर लुक आफ्टर कर सकती है। आपको नहीं लगता कि एम्पावरमेंट जो है माशरे के साथ साथ औरत की अपनी ज़ात के लिए भी बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल, औरत की बहुत ज़रूरी है, लेकिन बेटा मैं कुछ यहाँ पे कुछ मसाइल हैं जो सोसाइटी हमारी में सामने नज़र नहीं आते, लेकिन बैक साइड पे वो हैं। एम्पावर जिस वक्त हम करते हैं, औरत को एम्पावर होना चाहिए, बाइख्तियार होना चाहिए, वो अपना ख़र्च, अपने एक्सपेंसेस करने चाहिए उसे। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे बरे-सगीर पाक व हिंद की जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। इंडिया, हम अपने नेबर्सहुड में देखें, इंडिया बांग्लादेश में औरतों को बाइख्तियार करने के लिए उन्होंने बहुत फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया। इवन कि मैंने सुना है कि बांग्लादेश में बाकायदा मस्जिदों के मेंबरों पे बैठ के मौलवियों ने कहा कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ, उनको ट्रेनिंग्स, स्किल ट्रेनिंग्स दिलवाओ, उन्हें एम्पावर करो, उन्हें सोसाइटी में काम करने दो, और उन्हें वो माहौल क्रिएट किया और उन्हें इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से अभी तक हम वहाँ से, अभी जो 70 साल पहले थे, वहाँ से हम बाहर निकल नहीं पा रहे। लाहौर की हद या रूरल अर्बन एरिया की हद तक तो हम समझते हैं कि कुछ एम्पावरमेंट आ रही है, शऊर आ रहा है, ख़वातीन लड़कियां बाशऊर हो रही हैं और वो फैमिलीज़ जो हैं बच्चियों को इजाज़त दे रहे हैं कि आप अपना काम करें। लेकिन जैसे ही हम रूरल एरियाज़ की तरफ जाते हैं तो आपको शौक़ हमें होता है कि अभी भी लड़की के साथ बहुत ही डिफरेंट अंदाज में ट्रीट किया जाता है बेटी के साथ। उसको अगर फैमिली को मैं कुछ, क्योंकि स्किल ट्रेनिंग्स भी करवाती हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, हमारे विज़िट्स होते हैं। मैं सक्कर में गई तो हमें बाकायदा कहा गया कि आपने अगर हमारी बच्चियों से, हमारी फैमिली से, हमारी बेटियों से मिलना है तो आपने उनको ये नहीं कहना कि यू आर ऑल इन ऑल। आपने कहना है कि मेरा हस्बैंड, मेरा भाई, मेरा बाप जो है वो ही हमारे हैं और हम उन पे ही डिपेंडेंट हैं। तो ये वो अभी कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ये चीज़ें जो हैं, इसको क्लियर नहीं हो रही। रूरल एरियाज़ में तो है, वहाँ के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस, टू रेज़ अवेयरनेस ही हम क्रिएट कर रहे हैं, उसको बड़ी खूबसूरती से हम उन्हें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अपोजिट अगर हम बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं तो बलूचिस्तान में वहाँ पे शऊर आ गया है, IT ने की दुनिया ने और ये मोबाइल ने बहुत ज़्यादा तब्दीली लाई है। बच्चियाँ काम कर रही हैं, फील्ड में काम कर रही हैं, बापर्दा होकर काम कर रही हैं, स्किल सीख रही हैं। और ये टाइम के साथ साथ हम सबको भी ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को बार बार, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारे इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि वो ऐसा माहौल, मैंने कहा ना, ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। जब ऊपर से होगा, नीचे ग्राउंड लेवल पे भी होगा। कुछ सोशल सोसाइटीज़ जो हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, वो लोग जो अपना किरदार अदा करेंगे, कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, तो डेफिनेटली ये हमें होना चाहिए। इस वक्त हमारी 54% जो है वो ख़वातीन का है, और उसमें सबसे ज़्यादा हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, लड़कियाँ, बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और हम बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। हमें थोड़ी सी, सिर्फ कहते हैं ना, ज़रा नाम होती है मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, तो ये मट्टी हमारी क्या, हमारी यूथ बड़ी ज़रखेज़ है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, किसी भी एरिया में चले जाएं, लेकिन हमें उनको निकालना है, उभारना है, उनको पॉलिश करना है, उनको इंटरनेशनल लेवल हम सोसाइटी में लोगों तक पहुंचाने और उनको पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। असल में इस सवाल पर आना चाह रही हूँ कि बाइख्तियार होना औरत का क्यों ज़रूरी है? अच्छा, क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो बाइख्तियार होगी तो सोसाइटी में पॉजिटिव रोल प्ले कर सकेगी और मुल्क हमारा तरक्की करेगा। अगर, लेकिन एक बात है, बाइख्तियार में कुछ चीज़ें, इख्तियार के साथ साथ आप 3 चीज़ें
3 क्वेश्चंस आपने ऐड किए हैं। एक क्वेश्चन मैंने कहा कि जी ये सोसाइटी में पहले हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तो बाइख्तियार होगा ना। दूसरा ज़रूरी ये है कि बाइख्तियार होने के साथ जाहिर है कि वो जब बाइख्तियार होगी अपने फ़ैसले करेगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं, मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट जब देखती हूँ मसाइल हैं, जब किसी बच्चे के हाथ में वो चीज़ कोई झुंझुना दे देना या कोई ऐसी चीज़ दे दें जिसकी उसको शऊर समझ नहीं है, तो वो उसका मिसयूज़ करता है। जब हम बाइख्तियार करते भी हैं और उसकी तरबियत नहीं होती है तो वो मिसयूज़ होता है। तो बाइख्तियार होने के साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम उसकी तरबियत में भी टाइम दें उसको, कि बेटा बाइख्तियार तो हैं, आप अपने घर जा रही हैं, लेकिन अपनी फैमिली को की वैल्यूज़ को भी आपने देखना है। अच्छा, वैसे मैं मतलब अगर हम बाइख्तियार होने की बात करते हैं, आपके नज़दीक औरत का बाइख्तियार होना इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? क्या औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, क्या नौकरी करती हो, माशरे में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही हो? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट सबसे पहले तो उसको एजुकेशन उसकी है, उसके साथ फिर उसकी अगर वो एजुकेशन उसने प्रोफेशनल एजुकेशन की है या कुछ भी नहीं है तो वो स्किल ट्रेनिंग्स लेके वो अपना काम करती है। उसको इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपने काम को बढ़ा सके, उसको फैमिली की सपोर्ट हो और वो अपनी फैमिली का एक पॉजिटिव जुज़ बन सके और वो उसको चलाने में रोल प्ले कर सके। तीसरा, अगर जब आ जाते हैं आपके पास फाइनेंसेस आप आ जाते हैं तो डेफिनेटली हर बच्चा हर औरत जो है अपनी फैमिली से आगे उसको कोई चीज़ नहीं होती है और वो उसको करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी आता है कि कुछ बाइख्तियार जब ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो अपनी फैमिली को जो है वो इग्नोर भी करती हैं और वो फिर समझती हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। What I'm talking about right now is empowerment with the values, कि आप अपनी वैल्यूज़ को, अपने ट्रेडिशंस को मद्देनज़र रखें, बट एक औरत का बाइख्तियार होना मुआशरे के लिए तो ज़रूरी है ही है, उसकी अपनी ज़ात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप मेरे ख्याल में अगर एक औरत इंडिपेंडेंट होती है तो फिर उसके घर वाले भी उसकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, उसका खावंद भी उसकी रिस्पेक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर एक औरत बिल्कुल अपने खावंद पर डिपेंडेंट होती है तो मेरा ख्याल है कि फिर उसको वो स्पेस और वो अपना उस तरह से चीज़ें उसके लिए उतनी फ्रूटफुल नहीं होती। सो एक औरत का बाइख्तियार होना, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा, बाइख्तियार होने के लिए सेल्फ बिलीफ, औरत का अपनी ज़ात पर एतमाद होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अगर वो बाएतमाद नहीं है तो वो बाइख्तियार नहीं होगी, क्योंकि उसके पास तो फिर वो एतमाद नहीं है तो वो बात कैसे करेगी कि मैं बाइख्तियार होना चाहती हूँ या मैं बाइख्तियार हूँ। हस्बैंड रिस्पेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे मैं बार बार एक चीज़ को करना चाह रही थी कि हमारे बाइख्तियार होना तो है, हम कहते हैं हूँ, लेकिन वहाँ पे हर्डल्स क्या हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिन इन इश्यूज़ को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। व्हाट आई बिलीव हर्डल्स हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हैं औरतों को, और हमें उन्हें एड्रेस करना चाहिए, हमें उनको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन व्हाट आई बिलीव इज़ कि इफ़ अ वुमन इज़ फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग, शी वुड बी एबल टू हैंडल ऑल दोज हर्डल्स इंडिपेंडेंटली और विद द हेल्प ऑफ समबडी। बट अगर आपके फाइनेंशियल हालात ही ठीक ना हो, सो व्हाट आई बिलीव कि फिर आपके लिए चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, आप इन हर्डल्स को भी सही से एड्रेस नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि हमें ख़वातीन की तरबियत, अपने घर में मौजूद बच्चियों की तरबियत कैसे करनी चाहिए कि वो मुआशरे में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकें, अपनी ज़ात के लिए उनका एक पॉजिटिव किरदार हो, फाइनेंशियली एंड इमोशनली इंडिपेंडेंट हो? इसके लिए बच्चियों की क्या तरबियत करने की? मैं आपको यही तो बात मुसलसल कह रही थी ना कि जब हम कहते हैं ना कि बच्चों को बाइख्तियार होना चाहिए, तो मैंने आपसे वही उस वक़्त कहा था कि अगर हम उन्हें तरबियत नहीं देंगे, उन्हें बताएंगे नहीं, उन्हें वो वैल्यूज़ नहीं बताएंगे कि आपने अपने फैमिली को भी लेके चलना है, अपने हस्बैंड के आगे भी इस बात के ऊपर कि हर छोटी सी बात की कि आप कौन हैं, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, वो वैल्यूज़ को ख्याल करें, विद वैल्यूज़, तो वहाँ पे फिर बहुत खूबसूरत एक माहौल क्रिएट होता है और वो फैमिली बड़ी बॉन्डिंग अच्छी होती है। मैंने बहुत से घरों को टूटते हुए देखा है। हम जा के उन चीज़ों को करते हैं, जिस चीज़ के उन्हें समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, इन चीज़ों को इस तरीके से देखना चाहिए। तो हमें बाइख्तियार जिस वक्त माशरे में देखते हैं तो हमारी बहुत ख़वातीन लड़कियां बड़ा पॉजिटिव काम कर रही हैं और अभी भी बहुत सी लड़कियों को ज़रूरत है
और ख़वातीन को ज़रूरत है कि वो अपनी सोसाइटी में पॉजिटिव रोल प्ले करें। लेकिन जो हमारे कुछ ख़वातीन के मसाइल ऐसे हैं या लड़कियों के मसाइल भी ऐसे हैं कि वो समटाइम्स जिस वक्त बहुत बाख्तियार हो जाती हैं, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो वो फिर फैमिली वैल्यूज़ को या फैमिली और हस्बैंड को वो उस रिस्पेक्ट नहीं देती। उन्हें रिस्पेक्ट का ख्याल, मर्द और औरत का रिश्ता इट्स अ टू वे ट्रैफिक। हाँ, अगर औरत रिस्पेक्ट दे रही है, मर्द रिस्पेक्ट दे रहा है, तो इससे फिर खूबसूरत, इससे खूबसूरत सोसाइटी है ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये यही बात कि हम प्रमोट कर रहे हैं एम्पावरमेंट विद द वैल्यूज, बाइख्तियार हो लेकिन उसको अपनी वैल्यूज का पता हो। व्हाट आई बिलीव कि औरत का बाइख्तियार होना, उसका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, उसका नौकरी करना अपनी ज़ात के लिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना, इंडिपेंडेंट अपनी ज़ात के लिए, मैं आपसे नहीं, अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए वो कर रही होती है, अपनी ज़ात और फिर अल्टीमेटली उसकी फैमिली। शादी नहीं हुई हुई तो पेरेंट्स, शादी हुई हुई है तो अपने बच्चे। हाँ, तो ये चीजें जो हैं सोसाइटी में पॉजिटिव रोल प्ले होगा तो ही हम ग्रो करेंगे। बिल्कुल। और एक औरत बाइख्तियार होगी, उसके पास एजुकेशन अच्छी होगी, सो वो आने वाली जनरेशन अपने बच्चों को बहुत अच्छा रेस कर सकेगी। अल्टीमेटली वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही होगी टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी इन द सोसाइटी। थैंक यू सो मच मिसेस फिरदौस निसार हमारे साथ शो में मौजूद थी। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।